रूप से मैंने गुर्जर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुर्जर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है। ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं। हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे। इस बात को मैं जानता हूं कि खून से होली खेली सरकार ने। हैसियत देखनी हो तो आप अपनी हैसियत देख लो कि हजारों हजारों लोगों ने जेल काटी, हमने शहादतें सही और हमारे लोगों को एनएसए जैसी धाराओं में बंद किया गया। तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी, मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। लाइट चली गई। हेलो, अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। इस लाइट का तो इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जो रोशनी हमारे घरों से भी जाने का, छीनने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये तो जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा, ये जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा। या मुझे आपने इतनी ताकत दी है कि मैं और जोर लगा के बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक आ जाएगी, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन जो रोशनी भारतीय संविधान की वजह से हम वंचित वर्गों के घरों में आई थी, उसको ये सरकार छीनने का काम कर रही है। इसका भी इलाज करने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। हेलो हेलो, बोलने दो। हेलो, देखो क्या क्या सामना करना पड़ता है, समझ रहे हो। हेलो, इसका तो इंतजाम हो गया। अब बात करें, ये मैंने अपनी कुर्सी पे उस मां को बिठाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो बच्चा, वो हमारा छोटा भाई आकाश गुर्जर, आप अपने भाई के रूप में उसको महसूस करो कि वो आपका भाई था। चुप हो जाओ, जहां बैठे वहीं सुन लो। इतने अच्छे नहीं हो तुम, पहले तुम्हें बिठाना पड़ रहा था, अब तुम इनको ज्ञान बांटने लगे हो। अगर तुम पहले अनुशासित होते तो ये लोग नहीं खड़े हो पाते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज हम हजारों हजारों की संख्या में यहां हैं। हमारे प्रदेश के नेता सुनील अवस्थी जी, बैरसिया जी, सत्येंद्र जी, राहुल जी, रामप्रीत जी, अनिल जी, चंदन जी, ये सब लोग हमारे प्रदेश के नेता यहां हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई रविंद्र भाटी जी भी यहाँ है, दशरथ जी भी यहाँ हैं, वीरेंद्र जी भी यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है तो आकाश गुर्जर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को, वो हमारी मां जो यहां बैठी है आज, उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र अपराध था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गया। उसका नाम आकाश गुर्जर की जगह आकाश अहिरवार भी हो सकता था, आकाश जांडा भी हो सकता था, आकाश मेघवाल भी हो सकता था, आकाश चौधरी भी हो सकता था। क्योंकि हम मानवता को मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं। हम ये मानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई वह है वो इंसानियत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये मां यहां बैठी है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, और उस आकाश गुर्जर की मां को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गए और उसको गोली मार के 40 दिन वो लोग वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं बांधते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो ये सोचता होगा आकाश गुर्जर
कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुर्जर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुर्जर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकारें किसके लिए हैं? हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है। ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं। हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। देखो, मौसम अच्छा हो गया, हवा भी चल रही, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अब आपके सीने में आग लगनी चाहिए। मेरे पास इतनी समस्याओं की लिस्ट है। मैं जब वहां से चला चंदेरी से, आज हम रात हम चंदेरी में रुके, इन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ये सुनता था, किताबों मैंने पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है चंदेली का किला। मैंने इनको ये बताया कि किले तो यहां हम लोगों पे रहे हैं पहले, ऐसा नहीं, बहुजन समाज के लोगों का इस देश में राज सत्ता रही है, राजतंत्र में भी उनके पास राजा रहे हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना के, उसका अगर उदाहरण सुनना हो तो गुर्जर सम्राट मीर भोज उसका उदाहरण है। अगर आपको किले ही देखने हो तो उनके देख लो। लेकिन मैंने उस किले में बताया अपने लोगों को कि इस किले में अभी आपकी हैसियत यह है कि ये किला छीनने वाले तो आप हो, लेकिन इस किले के मालिक आप नहीं बन सकते। इस लोकतंत्र में जहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया और ये संदेश दिया मान्यवर काशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहां 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। आप ये सोचो इस प्रदेश में हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, और हैसियत अगर जांचनी हो तो आकाश गुर्जर की मां की तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा हमारी बहुजन समाज की हैसियत यहाँ क्या है। अगर हैसियत देखनी हो तो जब अभी पंचायत का चुनाव आया, आप उसमें जो OBC समाज को आरक्षण मिला उसमें देख लो। और अगर हैसियत देखनी हो तो 2 अप्रैल को जब आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे, आपके खून से होली खेली सरकार ने। हैसियत देखनी हो तो आप अपनी हैसियत देख लो कि हजारों लोगों ने जेल काटी, हमने शहादतें सही और हमारे लोगों को NSA जैसी धाराओं में बंद किया गया। मैं खुद उस समय NSA में बंद था। अपराध मात्र एक था कि हम इस तानाशाही सरकार के आगे झुकना नहीं चाहते थे और अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये जून का महीना है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख को मुझे बंद किया गया डलहौजी से गिरफ्तार करके। आज 9 तारीख की सुबह मैं जेल में पहुंचा, 16 महीने मैंने जेल काटी, हर एक दिन मैंने ये इंतजार किया। देखो समय कैसे खींच के लाता है। मैं 8 तारीख की रात को चंदेली के किले में था और 9 तारीख को आपके बीच में हुई है, वही 9 तारीख है 2017 में, जिस समय मैं अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था सीना तान के, और इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कराया। और जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर NSA लगा दी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। 16 महीने मैंने 8x6x10 की एक काल कोठरी में दिन काटे। आप सब समझदार लोग हो, उस 6x10 की कोठरी में मैंने इसलिए समय काटा कि एक दिन वो समय आएगा कि इस 6x10 की कोठरी से जो मैंने सीखा है, जो अन्याय मैंने सहा है, उससे ताकत लेके मैं समाज के बीच में जाके समाज को जागरूक करने का काम करूंगा कि फिर किसी चंद्रशेखर के साथ ऐसा ना हो। और इस बात को मैं कर भी रहा हूं लंबे समय से। लेकिन आज तकलीफ ये है कि चंद्रशेखर को तो सिर्फ जेल मिली थी, वो तो जिंदा है आपके बीच में, लेकिन इस आकाश गुर्जर की तो जान ही नहीं बची। मैंने उस दिन जब मैं आया और मैंने इनसे सवाल किया, यहाँ के अधिकारियों ने वादा किया
बड़ी लुभावनी बातें की। हम परिवार के घर जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम जांच कराएंगे। आपको नेमावर की घटना याद है या नहीं है बताओ? कितने लोगों को याद है नेमावर की घटना? इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं नेमावर के बारे में। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद आ जाएगी। नेमावर के एक परिवार में एक बेटी थी भारती। उसके परिवार को, उन बच्चों को मार के, एक छोटा सा बच्चा भी उस घर में था, उनकी मां थी, और 12-14 फुट नीचे गड्ढे में जो है दफना दिया गया। और हम लोग नेमावर पहुंचे थे और हमने सरकार से ऐलान किया कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाद में सीबीआई जांच हुई, नीचे भी इनकी सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार, और परिणाम ये हुए कि सीबीआई जांच में भी कुछ नहीं आया। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए दर्द इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम दुश्मन को ताकत देते और उम्मीद करते हैं कि हमारा भला करेंगे। आप ये सोचो, जहां आज भी देश में जातिवाद है, जहां आज भी इस देश में गैर बराबरी है, वहां ये लोग आपको अधिकारों का जीवन, सम्मान का जीवन देने के लिए तैयार हैं क्या? अगर नहीं तैयार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के आप क्यों अपनी ताकत नहीं बनाते? ये डबरा है, ग्वालियर है, चंबल है, ये क्रांति की भूमि है। चंबल का इतिहास पूरे देश दुनिया में पढ़ा जाता है कि चंबल में बागी पैदा होते हैं। चंबल के बागियों को अब क्योंकि लोकतंत्र भारत में है, बागी बनना चाहिए, लेकिन इस बार हथियार नहीं, इस बार संविधान उठाना चाहिए और कलम की ताकत के लिए लड़ना चाहिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है जब वो ये कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज आपको माननीय काशीराम साहब की उस बात के साथ खड़ा होना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आज माननीय काशीराम साहब की उस बात के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी चाहिए। आप ये सोचो, इस मध्य प्रदेश में 90% बहुजन समाज में से अगर हम 40-45% बहुजन समाज को भी अपने साथ जोड़ लें, भाईचारा पैदा कर लें और वोट की शक्ति के लिए गांव-गांव जाके बूथ कमेटियां बना के, सेक्टर कमेटियां बना के संघर्ष करें और यहां हम लोग ताकत में आ जाए, तो क्या अभी कभी आपको किसी अन्याय के, क्या आपके साथ अन्याय होगा? पहली बात। या फिर अगर अन्याय की कोई घटना हो जाएगी तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपने देखा कि जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, क्या किसने धरना किया? क्या आंदोलन किया? क्या कोई ज्ञापन दिया? जिनकी राज सत्ता होती है, जिनके पास ताकत होती है, उनको अधिकार मिलते हैं। जिनके पास राज सत्ता नहीं होती उनको जूते चार मिलते हैं। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें जूते चाहिए या हमें जो है अधिकार चाहिए। मैं कई घटनाओं पर जिक्र करूंगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो नौजवान नेता हमारे तैयार हो गए हैं, वो मेरी बात पे गौर करें। ये मेरा संदेश है आपको। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं, हमारे कार्यक्रम के आयोजक वो भी जो हैं भाई सत्येंद्र जी, वो भी नौजवान हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष भी नौजवान हैं सारे। मैं आपसे संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, हम नौजवानों के कंधे पे मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस इतने बड़े समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो आपको लगता है कि क्या इतने अवसर, इतने अधिकार बचेंगे आने वाले समय में कि आने वाली पीढ़ी इस देश में लड़ पाएंगी? हम जितने नौजवान बैठे हैं, हम मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग रोजगार छोटा मोटा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया? आज हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लड़े तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा। आपके घर में जो 4, 6, 7, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, कल जब अधिकार खत्म हो जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि जब अधिकार छीन रहे थे आप क्या कर रहे थे भैया, आप क्या कर रहे थे चाचा, आप क्या कर रहे थे ताऊ? क्या जवाब दोगे तब आप? देखो, जब जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना वो क्या कर रहा है, हमें मेहनत करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको गांव देहात में निकलना है, हर विधानसभा में अपने 200 सक्रिय कार्यकर्ता खड़े करने हैं। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को 400-400 बूथ होंगे मुश्किल से यहां विधानसभाओं में।
हर एक कार्यकर्ताओं को 2 बूथ बनाने की जिम्मेदारी देनी है। जब आपके बूथ पे 30 से 35 लोग आपके संगठन से, आपकी पार्टी से जुड़ जाएंगे और वो लोग मेहनत करेंगे अगले 3 महीने, तो आप बूथ जीत के आओगे। जो बूथ जीत के आएगा वो विधानसभा जीतेगा। जिनका जो विधानसभा जीत के आएगा, जिनके ज्यादा विधायक होंगे, उनकी सरकार बनेगी। जिनकी सरकार बनेगी उनके समाज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनके समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनके समाज के आकाश गुजर के हत्या ना होगी, उनके साथ 2 अप्रैल जैसी खून की होली नहीं खेली जाएगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये सोचते हो कि आपका काम कोई और करेगा? आप ये सोचो, मुकाबला किनसे है? मुकाबला उनसे है जो ईमानदार नहीं है, जो झूठे हैं, फरेबी हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, उनसे मुकाबला है। वो 5 बजे उठ के झूठ फैलाते हैं। हम एक दिन सभा करके सोच रहे हैं कि हमारा राज आ जाएगा, ये तो संभव नहीं। इसलिए ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते, जिनके दिल में पीड़ा है, जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, उन वीर नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको बुला रहा है, इतिहास आपको याद कर रहा है कि आने वाले समय में आपको किस नाम से जाना जाए। इस नाम से जाना जाए कि आपने अपने कंधों पे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, या आप चुपचाप उस समय सहते रहे जब अधिकार छीन रहे थे। आपको वीरों की श्रेणी में शामिल होना है या आप गद्दारों की श्रेणी में जाना चाहते, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कोई कमी आप में नहीं है, रोटी आप भी खाते हैं। कुदरत ने 2 हाथ 2 पैर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा शरीर आपको दिया है। आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप गांव देहात में जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम करो। जिस दिन से मैं भाईचारे के लिए लगा हूं, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जान लो, छोटी छोटी घटनाओं से हमें अपनी एकता को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये सोचो, ये साजिश करके हमारी एकता को तोड़ेंगे। आज हमारी एकता तोड़ रहे हैं, कल हमें अधिकारों से वंचित कर देंगे। अगर हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो हमें अधिकार लेने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फसल आपने तैयार की है मेहनत करके, सिर्फ साधारण भाषा में समझे गांव की, कि जो फसल आपने तैयार कर दी है, उस फसल को घर तक लाओगे कैसे? जो फसल आपकी खेत में खड़ी है उसको घर तक पहुंचाओगे कैसे? अगर फसल जो खेत में खड़ी है उस पर प्राकृतिक मार भी होगी, आंधी आ जाएगी, फसल गिर जाएगी, ओला पड़ जाएगा, फसल गिर जाएगी, बारिश आ जाएगी, फसल डूब जाएगी, कोई चोर चुरा ले जाएगा, कोई आग लगा देगा। ये जो फसल आपने बहुजन समाज की तैयार की है, अगर आप बूथ के जरिए इसको संगठित नहीं करोगे, यानी कि फसल को काटने वाले, फसल को इकट्ठा करने वाले, फसल को ढोके घर तक लाने वाले तैयार नहीं करोगे, बूथ पे कार्यकर्ता ईमानदार समर्पित, तो फसल आपकी होगी और वो घर किसी और के जाएगी। जब फसल आपकी होगी और घर किसी और के जाएगी तो भला किसी का होगा? आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बूथ के संगठन को मजबूत करो, विश्वास करो। आपकी दृढ़ इच्छा के सामने ना तो बारिश आपके हौसले को हिला सकती, ना ये आंधी तूफान आपके हौसले को हिला सकता। मैं आपको जानता हूं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हो, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हो। आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। इस आंधी तूफान से बड़ी आंधी चल रही है आपके अधिकारों के खिलाफ। उन अधिकारों के खिलाफ जो आंधी चल रही है, उस आंधी को आपको रास्ता उसका मोड़ना पड़ेगा, उस आंधी को आपको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर कल ऐसा हो जाएगा कि 1950 से पहले का भारत लौट आएगा। आपने देखा कि देश में नई संसद का उद्घाटन हुआ और इन्होंने वोट मांगे कि हमने आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बना दी है, लेकिन आप ये देखो कि जब सम्मान देने का मामला आया तो उन राष्ट्रपति जी को एक बार बुलाना भी गवारा नहीं समझा। आप समझो कि जो हमारे सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो वो हमें और हमारा सम्मान कर लेंगे क्या? ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कई मामले मेरी